हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का अनसॉल्व देखेंगे। इसमें हमने जो अनसॉल्व का सेट लिया है वो 2023 का सेट CG है। सबसे पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिया है। बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है आपका, बेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? तो बेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा है। क्या है ये? सबमर्ज जलीय पौधा है, यानी कि ये जब पानी के अंदर डूबा हुआ पौधा होता है। तो इसका जो परागण होगा वो जल के माध्यम से होगा, है ना। जल के अंदर डूबा हुआ जलीय पौधा है, तो इसमें परागण जल के माध्यम से होगा। जलकुंभी आप देखते हैं जलीय पौधा वो भी है, लेकिन वो पानी के ऊपर रहता है, और जो पानी के ऊपर रहता है उसका परागण कीट के द्वारा या वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में 28 से 29 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है, mRNA की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण क्या कहलाता है? mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण, mRNA से प्रोटीन के बनना, मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन यानी अनुवादीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुवादीकरण कहलाता है। हाँ, समझ में आई? क्या कहलाएगा ये? ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादीकरण कहलाएगा। अच्छा, एक बात जानते होंगे आप कि DNA से mRNA का बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। और RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। RNA से RNA का बनना क्या कहलाता है? प्रतिलिपिकरण कहलाता है। अगला है, बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड की बीमारी जो होती है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के से होती है, टाइफाइड परीक्षण किया जाता है। मैरीमेलिन का आपने नाम सुना होगा। मैरीमेलिन जो है टाइफाइड से रिलेटेड है, सबसे पहले वो कैरियर थी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता तपस्थल को परिभाषित कीजिए। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है जैव विविधता, जीवों की विविधता पाई जाती है, लेकिन मनुष्यों के क्रियाकलापों यानी मनुष्यों के कारण, मनुष्यों ने कुछ वहाँ पे किया, कटाई की पेड़ों की और घर बनाया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ के जीव जो है वो संकट में आ गए, तो उसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन जेनेटिक रूप में जो है अनुवांशिक रूप से वहाँ पर जीन इंसर्ट की गई, जिससे बीटा कैरोटीन बनता है। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का स्रोत होता है, प्रिकर्सर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के विसरण में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो मानव विसरण में सार्टोली कोशिका शुक्र जनन के दौरान जो बढ़ती हुई शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण देता है, और जो रोगाणु की कोशिकाएं होती हैं उनका फैगोसाइटोसिस, उनका भक्षण ही करता है, पैथोजेंस का भक्षण भी करता है, इसलिए इसे हम फैगोसाइटोसिस का कार्य भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो फीमेल्स होते ये जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। अगर मेल की बात करें तो मेल में कुल 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है XY। जबकि फीमेल्स जो होती हैं उसमें भी 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग क्रोमोसोम होता है XX। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये कौन थे? ये स्कॉटिश डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व स्वयं रूप से प्रेरित
गर्भ समापन या चिकित्सीय गर्भ समापन जो होता है वो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। यानी कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले यदि किसी दवा द्वारा या सर्जरी के द्वारा कोई गर्भ को समापन करवा देता, गर्भ नष्ट करवा देता है, तो उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, DNA हेलिक्स का एक स्ट्रैंड जो है, स्ट्रैंड DNA हेलिक्स का एक स्ट्रैंड जो है उसका नाइट्रोजनी क्षार का क्रम निम्न प्रकार से है। तो आपको क्या बताना है, आपको पूरक स्ट्रैंड 3 से 5 वाला एंड का बताना है। पूरक स्ट्रैंड क्या होगा, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि एडेनिन के सामने थायमिन आता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। तो जहाँ जहाँ ए लिखा है उसके सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी लिख दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ए के सामने आपको टी लिखना है, टी के सामने आपको ये लिखना है, जी सी, ए के सामने टी, टी के सामने ये, है ना। इस प्रकार से आपको जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए टी, जी सी, सी जी, ए टी, जी सी, टी, ए सी जी, ये आपका 5 इन और 3 इन कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये आपका DNA हेलिक्स का दूसरा पूरक स्ट्रैंड हमने लिख दिया। आपको क्या करना होता है, ए के सामने टी और जी के सामने सी लिखना होता है। अगला है, एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड से कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो एंटीबॉडी होते हैं उसमें कुल 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला छोटी होती है ना, छोटी वाली होती है, जिसे हल्की श्रृंखला कहते हैं, और 2 जो होती हैं वो भारी वाली होती हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, जो 2 भारी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है वो आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इसमें देखिए 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जबकि एक हल्की और एक भारी आपस में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, देख लीजिए। और दोनों जो भारी वाली डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसमें आप देखिए 1 2 3 और 1 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड उसके अंदर ही उपस्थित है, जबकि जो हल्की वाली श्रृंखला है उसमें केवल 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड उपस्थित है। तो इसको आप थ्योरी में करके लिख देंगे। अगर आप चाहें तो थ्योरी में करके इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं, है ना। इसका ये जो एंड होता है ये दोनों प्रतिजन यानी कि एंटीजन बॉन्डिंग साइट होता है, ये एंटीजन बॉन्डिंग साइट होता है। एंटीजन बॉन्डिंग साइट, जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस क्षेत्र से जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हेरोइन मॉर्फिन क्या है। हेरोइन क्या होता है। मॉर्फिन यानी हीरोइन जो होता है एक प्रकार का ओपाइड प्राप्त है जो पार्पवर सोनिफेरम से निकाला जाता है ना। कैसे निकालते हैं, उसके लेटेक्स आपने देखा होगा, उसका जो पुष्प निकलने वाला भाग होता है वो इसमें कट लगाते हैं, और जो लेटेक्स निकल के आता है, जो गोंद जैसा कुछ निकल के आता है, उसको निकाल लेते हैं, उसी से क्या बनाई जाती है, मॉर्फिन बनाई जाती है ना। एक प्रकार का ये मादक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब इसी एक क्वेश्चन था। मूल सिद्धांत को हम सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं, है ना। इसे क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसे किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था।
इसमें क्या है, अनुवांशिक सूचनाओं के बहाव तथा डीएनए से, अनुवांशिक सूचनाओं का जो बहाव होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणुओं में क्या होता है, डीएनए से आरएनए और उससे प्रोटीन बनते हैं। देख लीजिएगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोग्मा है। डीएनए से आरएनए बन होना क्या कहलाता है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम अनुलेखन भी कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, अनुवादन कहलाता है। कुछ जो विषाणु होते हैं उसमें आरएनए से डीएनए बनता है। कुछ विषाणुओं में जैसे कि आपका एचआईवी का वायरस आरएनए पाया जाता है और जब इन्फेक्ट करता है तो आरएनए से डीएनए बना लेता है होस्ट सेल में जाकर के, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि कुछ कोशिकाएं डीएनए से डीएनए भी बनाती है हमारी कोशिकाएं, तो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, ये डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाता है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, लाइकिन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लाइकिन क्या है, लाइकिन जो है कवक और शैवाल, कवक और शैवाल का सहजीवी रूप है। कवक और शैवाल का सहजीवी रूप है, सहजीवी रूप है। ये सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, कवक जो होते हैं वो माइक्रोबियंट कहलाते हैं और ये भूमि से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं, जबकि शैवाल जो होते हैं फाइकोबियंट कहलाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखो, जो कवक होते हैं वो शैवाल को खनिज और जल देते हैं, जिसके बदले में शैवाल इनको भोजन देता है। अगला है माइक्रोराइजा। क्या होता है, माइक्रोराइजा जिस प्रकार से कवक शैवाल के बीच में सहजीवी का संबंध होता है, उसी प्रकार से बड़े पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, हम बड़े पौधे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बड़े पौधे जो होते हैं उनके साथ कवक का जो संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है, उसे माइक्रोराइजा कहते हैं। यहाँ माइक्रोराइजा वही काम करता है। माइक्रोराइजा जो होता है बड़े पौधे के लिए खनिज और पोषण, खनिज और जल का अवशोषण करता है और पौधे उनको प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में भोजन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहप्रभाविता का क्या होता है। सहप्रभाविता, जहाँ पर जो जीन विकल्पी होते हैं वो अपने कोई प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के दोनों एक साथ अपने प्रभाव को दर्शाते हैं, है ना। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो है जो जीन होते हैं या तो डोमिनेंट होते हैं तो रिसेसिव होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होते हैं, ना तो डोमिनेंट होते हैं ना रिसेसिव होते हैं, दोनों समान प्रकार के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो उसे हम कहते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनुष्य का रक्त। मनुष्य के रक्त में जो जीन होते हैं वो IA और IB होते हैं। तो जब IA और IB जीन जो होते हैं जब मिलते हैं तो ये दोनों जीन अपने लक्षण को दर्शाते हैं, तो जो रक्त समूह बनता है वो AB बन जाता है ना। ये 3 प्रकार के रक्त समूह के जीन होते हैं और जब IA जीन और IB जीन मिलता है तो रक्त समूह कौन सा बनता है, AB रक्त समूह बन जाता है, AB रक्त समूह। अगला क्वेश्चन आपका है, डीएनए का जो द्विकुंडलित है डबल हेलिक्स संरचना है उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए क्या होता है, डीएनए की एक शुगर फास्फेट की बैकबोन होती है। शुगर फास्फेट जो होते हैं वो आपस में से जुड़े होते हैं और शुगर फास्फेट की बैकबोन होती है और बीच में 90 डिग्री पर एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला की तरफ जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया,
है ना। एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शुगर से नाइट्रोजनस बेस जैसे कि एडेनिन हो गया, ग्वानिन है, थायमिन है, ये लगे होते हैं। इसी प्रकार से इधर भी एडेनिन, ग्वानिन या थायमिन लगे होते हैं। एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और ये एडेनिन ग्वानिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं स्ट्रैंड, और ये ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। इसका मैंने एक मॉडल दिखाया है आपको। इसमें देखिए 3 से 5 डैश एक इंड है, एक इंड जो होता है वो 3 से 5 डैश इंड होता है, और दूसरा उसका विपरीत वाला, जो विपरीत वाला होगा वो आपका 5 डैश से 3 डैश इंड होगा। देखिएगा इसमें ये आपकी बैकबोन है, यहाँ पे शुगर फास्फेट से, ये शुगर है आपकी, ये जो है ये आपकी शुगर और फास्फेट की बैकबोन है। शुगर और फास्फेट की ये आपकी बैकबोन है। बैकबोन मतलब एक जो आपको ये वाला संरचना दिखाई दे रहा है, ये वाला, और बीच में ये 90 डिग्री पर आप देख रहे हैं एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं।